नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं निर्माण जीएस एकेडमी मोतिहारी हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाकर लाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी का विषय वस्तु है। आपको इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस महान व्यक्ति के बारे में आज हम सोचे हैं कि आपसे बातचीत किया जाए, वो इतिहास से जुड़े हुए अपनी पराक्रम, अपनी वीरता, अपनी महानता के लिए जाने जाते हैं। परंतु इतिहास में इनके साथ जो न्याय मिलना चाहिए, इतिहासकारों ने वह न्याय नहीं दे पाया। इनको जो दर्जा मिलना चाहिए, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान नहीं मिल पाया। क्योंकि इतिहास में इनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है, इनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसलिए हमने सोचा कि इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को लोगों तक रखना चाहिए, अपने विद्यार्थियों तक रखना चाहिए, उन समाज के बीच रखना चाहिए जो लोगों को जानना चाहिए और इससे प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी उन ऐसे विषयों को जो न तो किताब में अभी उपलब्ध है और न आप जान पाए हैं, उन्हें जानना चाहिए। भले इनका संबंध इतिहास से है, लेकिन यह समाज के लिए केवल इतिहास तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं रहे। ये हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा और बहादुरी के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, मैंने पहले ही बताया कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसे आप किताबों में या क्लास में शिक्षकों द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी के साथ आप पढ़ते हुए नजर आए होंगे। लेकिन आज हम पढ़ाई की भावना से नहीं, आज हम इन्हें सुनने, जानने और समझने की भावना से हम आज आपको बताएंगे। इसलिए मैंने किसी बोर्ड का सहारा या मार्कर का सहारा नहीं लिया। हमने आपको सीधा एक कहानी की तरह आपको बताने का प्रयास किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप इतिहास को अच्छी तरह जान लेंगे और सुनकर उसी समय याद भी हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने की नियत और समझने की नियत दोनों दो चीज़ होता है ना। तो चलिए आज हम उनके बारे में जानते हैं। बड़ा रोचक है, जो आप अभी तक किताबों में बहुत सारी जानकारी है जो किताबों में है, जो मैं भी बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी जानकारी है जो किताबों में है ही नहीं है, वो बताया ही नहीं गया, और उसे हम लोग आज जानते हैं, समझते हैं। वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना चाहिए, है ना। तो चलिए आज हम महाराणा प्रताप से जुड़े हुए कुछ ऐसे गूढ़ बातों को जानते हैं जो आपको जानकारी लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत आनंद आएगा। महाराणा प्रताप से इनका कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम जो इनका था, बचपन का नाम कीका था। क्या था? कीका, है ना। और इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम, महाराणा प्रताप का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। इनका पूरा नाम था। इनकी जो माता थी उनका नाम जयंती बाई या जयंता बाई था, और पिताजी जो थे वह महाराणा उदय सिंह थे। ये भी बहुत बड़े वीर थे, लेकिन बेटा के बराबर ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए थे, ये भी सच्चाई है। और इनका जो वंश था, जिस वंश में इन्होंने जन्म लिया था, वह वंश का नाम सिसोदिया राजपूत वंश था, है ना। उसके बाद में इनकी कद की बात किया जाए, थोड़ा सा इसको हम लोग सीधे पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा एनालिटिकल ढंग से मजा लेते हुए समझेंगे। इनका जो कद था वो 7.5 फीट का था। आप अनुमान लगा सकते हैं 7.5 फीट की हाइट कितनी होती है। ठीक है। अभी और ये हमेशा अपने साथ, चूंकि यह एक योद्धा थे और राजा भी थे, सम्राट भी थे, तो ये हमेशा अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते थे। लेकिन ये अस्त्र शस्त्र की बात क्यों कर रहे हैं भाई? सब रखते हैं, लेकिन इनका एक अद्भुत सिस्टम था। इनके जो अस्त्र शस्त्र थे और उससे बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि आप उनको अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानिए पहले, उसके बाद खुद अनुमान लगाइए। इनके शरीर का जो वजन था, 7.5 फीट तो एक हाइट थी, शरीर का वजन 110 केजी था। ये हमेशा अपने साथ एक भाला रखते थे। उस भाला का वजन कितना था जानते हैं? 80 केजी। सोचिए, ये भाला उठता कैसे होगा, चलाया कैसे जाता होगा? 25 किलो का सिलेंडर नहीं उठता है। 80 केजी का भाला था उनके हाथ में। यही नहीं, आगे सुनिए।
ये हमेशा अपने साथ 2 तलवारें रखते थे और उन तलवारों का वजन जानिए 208 केजी। उनके पास जो 2 तलवारें थी उस तलवार का वजन 208 केजी था। अब सोचिए अब क्या स्थिति, अब तो आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा, ये एक कवच पहनते थे, जैसे कि हर योद्धा कवच पहनता है। उनके कवच का वजन था, कवच का वजन 72 केजी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें हैं सरकार के पास, ये रिकॉर्ड में है 72 केजी। अब सोचिए, कई जगह कुछ महत्वपूर्ण किताबों में ये लिखा गया है कि महाराणा प्रताप उन रास्तों से नहीं चलते थे जो रास्ते दलदली हो, नहीं तो घोड़े सहित धंसने का डर रहता था। ये अक्सर उन्हीं रास्तों से चलते थे जो पथरीला और कठोर हो। सही में धंस जाएगा भाई, 500-600 केजी के आसपास तो इनका सारा मतलब सभी वजन हो जा रहा है ना। अगर घोड़े का वजन भी अगर काउंट कर दिया जाए, जिस हिसाब का इनका घोड़ा चेतक था, चेतक के बारे में हम आगे बात करेंगे, वो भी बड़ा महान, बड़ा वफादार घोड़ा था जो विश्व में कभी अब हुआ ही नहीं ऐसा घोड़ा। आगे हम बात करेंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे। और हमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं है, बस छोटा सा एक युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध पढ़ा दिया जाता है, बस महाराणा प्रताप का हो गया, उसके बाद में कहीं नहीं है। आप भी किताब उठाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इनकी 11 पत्नियां थीं। 11 पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी जो थी वो थी अजाबदे पवार। क्या नाम था? अजाबदे पवार। उसके बाद संतान जो था इनका, इनके पास टोटल संतान कितने थे? तो संतान इनके पास टोटल 22 था। कितना था? 22। 17 बेटे और 5 बेटियां। 17 बेटे और 5 बेटियां। हाँ, इनकी 11 शादियां हुई थी, लेकिन ये सभी राजनीतिक गठबंधन से हुआ था। उस जमाने में आपको मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया भी होगा कि उस जमाने में होता क्या था कि जब कोई राजा दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करता था या कोई संधि होता था या आपसी मित्रता होती थी, इन सभी कारणों से अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देता था। इसके पीछे कूटनीतिक राजनीतिक प्रयास होता था ताकि भविष्य में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव ना रहे, एक दूसरे पर आक्रमण ना हो, इसलिए होता था, है ना। इनकी सेना की यदि बात करें महाराणा प्रताप की, तो इनकी सेना पूरी की पूरी भील सेना थी। अब आप कहेंगे भील क्या होता है? जंगलों में रहने वाले एक जनजाति भील, जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मेनली वहीं पाए जाते हैं, वैसे और जगह भी हो सकते हैं। वो लोग इनके सेना में थे। भीलों के सपोर्ट से महाराणा प्रताप बने। बताइए, आज का दौर रहता तो क्या ये संभव हो पाता? इनकी सेना और इनके जो सेनापति थे, उस सेनापति भील सरदार राणा पुंजा थे। सोचिए, एक भील ही इनके सेनापति थे महाराणा प्रताप। मैं उनके भी चरणों में नतमस्तक करता हूं कि ऐसे महान लोगों के साथ ऐसे महान लोग जुड़े हुए थे, है ना। इनके जीवन में कई युद्ध हुए, कई लड़ाइयाँ हुई, कई विद्रोह हुए, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था, जो इतिहास में दी गई है, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किताबों में उपलब्ध है। आपको पता होगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी एक जगह है राजस्थान में। ये तब की बात है जब अकबर गद्दी पर बैठा था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ हुआ। अकबर के लिए पूरे भारत में यदि सबसे बड़ा सिरदर्द कोई था तो वो महाराणा प्रताप थे, जो अकबर के समय में लगभग राजस्थान के बहुत आधे से अधिक राजपूत राजघरानों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और यही अकबर के ईगो, यानी कि उसकी पर्सनल ईगो का विषय बन गया था कि भाई ये हमारा अधीनता क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हम मुगल बादशाह हैं, हम पूरे भारत के महाराजा हैं, है ना, और ये राजस्थान क्षेत्र में रहने वाला ये कौन पैदा हो गया जो मेरा भय नहीं मानता है। इसी ईगो में अकबर ने
पहले तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 5 बार अपने दूत भेजे थे, जिसमें से 2 बार युद्ध से पहले और 3 बार युद्ध के बाद भी। उन समझाने वालों में अधिकतर राजपूत राजघराने के लोग को ही अकबर भेजते थे, लेकिन महाराणा प्रताप किसी की भी बात को नहीं सुने। वह अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। उससे जिस समय मुगल अपनी चरम पर था, यानी अकबर मुगल की चरम स्थिति को दर्शाता है। अकबर से बड़ा साम्राज्य और मुगल की स्थिति अकबर के काल से बेहतर किसी के काल में नहीं थी। उससे पहले कमज़ोर था, उसके बाद और कमज़ोर होता चला गया। अकबर ही सबसे चरम पीक पॉइंट है मुगल काल का, उस समय की बात है ये। अगर आगे की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की 22,000 सेना थी, अकबर का 80,000 सेना था, और युद्ध का नेतृत्व अकबर ने कूटनीति के सहारे एक राजपूत सरदार आमेर के राजा मान सिंह को दे रखा था, ताकि महाराणा प्रताप की तलवार चल ना पाए। बड़ी कूटनीति प्रयास की गई थी। यह युद्ध चलता रहा और कहा जाता है, कहीं कहीं इसके बारे में होता है, कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है उससे अधिक दिन तक चलता रहा। कहीं कहीं 3 घंटे लिखे हुए हैं किताबों में, इसलिए इस पर मतभेद है। तो ये युद्ध चला, लेकिन अनिर्णायक रहा, चूंकि इसमें ना तो अकबर जीत पाया और ना ही महाराणा प्रताप जीत पाए। ठीक है। इस युद्ध में राणा के भाई ने विश्वासघात किया था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में राणा के भाई ने विश्वासघात किया था। राणा के विषय में, उनके आगमन के विषय में, उनकी क्षमता के बारे में अकबर की सेनापति को पहले से ही बता दिया गया था। ये हर युग में ऐसे लोग होते रहते हैं। आप देखिएगा, इतिहास की कई महान विभूतियों के साथ ऐसा होते हुए आप पाए होंगे। अकबर का सोच क्या था, थोड़ा सा इस बात को समझिए, जो किताबों में नहीं है। महाराणा प्रताप के प्रति अकबर का सोच था, यहाँ 2 बातें हैं। पहला कि राणा को कम से कम 30 वर्षों तक बंदी बनाए रखना उसकी सोच थी, कि यदि 30 वर्षों तक वो बंदी रह जाए और राजस्थान को, यदि गुजरात राजस्थान का कुछ मिक्स एरिया था, यदि उस पर हम कब्जा कर लें तो फिर मुगल के ऊपर कोई गर्दन उठाने वाला नहीं। अकबर इस बात से भयभीत रहता था कि यदि एक भी ऐसा व्यक्ति हमारे विरुद्ध अगर किसी तरह के विद्रोह या युद्ध करने में सफल हो जाता है, तो बाकी जितने लोगों को मैं अपने भय से और अपनी ताकत से दबा कर रखा हूं, तो सभी लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए महाराणा प्रताप उसके लिए सिरदर्द बना था, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल जाएगा। तो अभी जो आपने सुना कि 30 वर्षों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाए रखना उसकी सोच थी, जो सफल नहीं हो पाया। दूसरा, एक बार अकबर ने कहा था अपने दरबार में कि यदि वो हमसे हमसे युद्ध नहीं करना चाहे, अगर हमसे आकर वो मिल जाते हैं महाराणा प्रताप, तो कहता है यदि 2 राजा महाराणा प्रताप और जयमल, वो भी राजपूत सरदार थे, यदि ये 2 राजा यदि आकर के हमसे मिल जाते हैं, तो मैं विश्व का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाऊंगा। विश्व का, सोचिए, शत्रु के अंदर भी महाराणा प्रताप के लिए उसकी ताकत, उसकी शौर्य, उसकी पराक्रम, इन सभी चीजों को किस तरह से आंक रहा है। अगर उनके पराक्रम और वीरता को वह उस ढंग से नहीं देखता, तो ये बात नहीं बोलता कि मैं विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाता। और ऐसे व्यक्तियों के साथ इतिहास में न्याय नहीं हुआ। उसके बाद में कुछ और विषय हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद 1985 में उस जगह पर रिसर्च हुआ, पता किया गया
तो उस समय भी वहां से तलवारें मिल रही थी, वो भी एक दो नहीं, दर्जनों, हल्दी घाटी से। 1985 में जब वहां खोज हुआ, रिसर्च हुआ, तब महाराणा प्रताप के पास, वो तो अद्वितीय थे ही, लेकिन उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। वो भी विश्व की अद्वितीय घोड़ा था, जो शायद दुनिया में अब वैसा घोड़ा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप का चेतक लिखा गया है, कई किताबों में उसके बारे में भी बताया हुआ है। विश्व का सबसे महान और वफादार घोड़ा उसको बताया गया। कहा जाता है कि उतना वजन लेने के बाद जब वो चलता था तो अचानक उसकी रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती थी। और उसका रंग कैसा था? नीला था, है ना। उस घोड़े पर, वो उनका फेवरेट घोड़ा था, और उस घोड़े के मुंह में एक नकली सूंड लगाया रहता था। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध क्षेत्र में हाथी घोड़े के ऊपर प्रहार करता था, और घोड़े हाथी के सामने क्या हो जाते थे? कमज़ोर पड़ जाते थे। इसलिए यानी चकमा देने के लिए कि वह घोड़ा नहीं हाथी है, ताकि हाथी उसके ऊपर हमला ना करे, इसलिए उसके मुंह में सूंड लगाया रहता था, और कई बार चकमा दे भी देता था चेतक। और जब हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध चल रहा था, तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के ऊपर, हाथी के ऊपर से एक शत्रु ने उनके ऊपर वार किया, महाराणा प्रताप के ऊपर, क्योंकि वो घोड़े पर थे और वो हाथी पर था। तो चेतक में एक गुण था कि महाराणा प्रताप यदि उसकी लगाम को खींचते थे तो अपने आगे का पैर, सोचिए क्या हाइट और क्या ऊंचाई, क्या लंबाई था घोड़े का, कि वह आगे के दो पैर हाथी के मस्तक पर प्रहार करके हम हाथी को बेहोश कर देता था, आगे की दो पैरों से। वही स्थिति हुआ, युद्ध चल रहा था, उनके ऊपर से भाला से प्रहार किया जा रहा था, तो चेतक ने अपना अगला दो पैर उठा करके हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। इसके पीछे दो कारण था, एक तो हाथी को प्रहार द्वारा क्षति पहुंचाना, और दूसरा ताकि महाराणा प्रताप उस हाथी पर बैठे शत्रु के समकक्ष हो सके और अपने तलवार से उसको मार सके। जब चेतक ने अपना पैर उसके मस्तक पर प्रहार किया तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वह पैर नीचे उतारा तो उसका एक पैर हाथी के सूंड में बांधे हुए तेज धार वाली तलवार से कट गया और वह अपंग हो गया। चेतक अब समझ गया था कि अब हमारा स्वामी हमारे गवाही होने से युद्ध में पराजय हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इतना समझदार घोड़ा था वह। अपने महाराणा प्रताप भी यह दृश्य देखे और वह अपने आप को थोड़ी देर के लिए असमंजस में पाते हुए वह रण क्षेत्र से भाग निकलने का फैसला किया। यही वो समय था, यही वो पल था, नहीं तो युद्ध और चलता। आगे बढ़ते हुए वो भागे, पूरी मुगल बटालियन महाराणा प्रताप के पीछे लग गई। चेतक कवाहिल, चेतक अपंग, चेतक भागता रहा। कहा जाता है कि भागते भागते वह, पता नहीं उस दिन कौन सा दैवीय रूप उसके अंदर आ गया था कि वह अन्य दिनों में 4 पैरों पर जिस गति से भागता था उससे भी दोगुनी गति से वह अपंग होने के बाद भाग रहा था। उसके बाद वह अपनी स्वामी को किसी भी हालत में चाह रहा था कि हम जान बचा लें। भागते हुए कहा जाता है कि एक दरिया मिला। उस दरिया की चौड़ाई 26, कहीं 26 मीटर लिखा है, कहीं 100 मीटर लिखा है, जो भी हो, 26 मीटर चौड़ी दरियाओं को
उस अपंग चेतक ने एक छलांग में इस पार से उस पार चला गया, जो सभी सामान्य घोड़ों की बस की बात नहीं थी। और वो दरियाओं को पार करना और उस पार चले जाना। महाराणा प्रताप की जान तो बच गई, मुगल सेना उसे पार नहीं कर पाई, लेकिन उस पार जाकर चेतक धाराशाह हो गया। घोड़ा यदि जमीन पर सो जाए, बैठ जाए, तो समझिए कि वह घोड़ा अब अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, क्योंकि घोड़ा न कभी बैठता है न कभी सोता है, वो खड़ा ही रहता है। स्वस्थ घोड़ा की यही पहचान है। जब वह जमीन पर लेट गया तो महाराणा प्रताप ये दृश्य देखकर, इतिहासकार लिखता है कि वह अपने जीवन काल में कभी नहीं रोया। उन्होंने बताया था, जो बैरागी हो गए ये देख करके, वह गर्दन पकड़ करके चेतक का गर्दन पकड़ करके रोने लगे, मानो जैसे कोई अपने माँ बाप को खो दिया हो, अपनी संतान को खो दिया हो। उससे भी ऊपर इस दृश्य को उनका एक भाई थे शक्ति सिंह, देखे और संतावना दिए और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिए और वहां से उन्हें महल को लौटने के लिए बोले। और चेतक उस दिन वीर गति को प्राप्त हो गया। ये था चेतक की कहानी। चेतक की बात किया जाए तो महाराणा प्रताप, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप से भी ज्यादा वैभव उसके पास, उसका सम्मान होना चाहिए। उसके सम्मान में हल्दी घाटी आज भी है। हल्दी घाटी से 9 किलोमीटर दूर उसका मंदिर बना है, उसका स्मारक बना है, जहां विश्व के सैलानी उसे देखने आते हैं। चेतक का मंदिर, उसे वो सम्मान मिला है, आज भी है। उसके बाद हाल फिलहाल में चेतक के सम्मान में, वैसे तो कई सारे ब्रांड अपना नाम चेतक रखा है, बहुत सारी चीज मार्केट में बिकती है, लेकिन उसके सम्मान में बजाज कंपनी ने एक स्कूटर निकाला है, ठीक है। और उस स्कूटर का जो पावर है वह 110 किलोमीटर प्रति आवर है, जो सामान्यतः स्कूटर में नहीं होता है। 110 से 160 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन चलता उतना है। अब लिखने से तो नहीं होता है ना। जो बाइक के स्पीड गति से अभी तक के भारत में सबसे तेज चलने वाला स्कूटर यही है। बजाज ने स्कूटर निकाला और उसका नाम रखा चेतक। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई, भागने वाली वस्तु का नाम चेतक क्यों रखे हैं? उन्होंने बताया कि मैं चेतक से प्रभावित होकर इसे, ताकि लोगों के, वो जानते हैं कि चेतक का इमेज है, चेतक के प्रति लोगों का सोच भारत में क्या है, चेतक नाम का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था। उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण और महान था, लेकिन चेतक का इतिहास कुछ ज़्यादा है। राम प्रसाद ने युद्ध में अपने समकक्ष 2 हाथियों को मार दिया था और ना जाने कई शत्रुओं को घायल और उसने रण क्षेत्र में खत्म कर दिया था। राम प्रसाद भी उनके लिए उतना ही प्रिय था। चेतक और राम प्रसाद तभी भोजन करते थे जब महाराणा प्रताप उनके के द्वारा ही कम से कम दिन भर में एक बार देख ले, खाना दे, बात करे, अन्यथा वो लोग भोजन नहीं करते थे। सोचिए पशु होकर कितना प्रेमी था लोग। आजकल तो इंसान नहीं मिल रहा है वैसा। महाराणा प्रताप के विषय में बताया जाता है कि उन्होंने 20 साल का वनवास काटा था। 20 साल तक, जब मुगल आक्रमण हुआ तो 20 साल तक वह जंगलों में रहे और अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया और घास की रोटी खाए। उनकी जीवनी में कई किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि जंगल में तो कुछ मिल नहीं रहा था। और जहां वो रहते थे, उनका जो घर था, वो आज भी एक गुफा था, मायरा की गुफा। मायरा की गुफा
हल्दी घाटी जो क्षेत्र है उसी में एक गुफा था, मायरा की गुफा। जब जंगल में वो रहते थे तो जनजाति लोग तो उनका साथ दिया ही, भील लोग, लेकिन एक और जाति के लोगों ने उनका बहुत साथ दिया, वो था लोहार जाति के लोगों ने। लोहार जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जंगल में ही पूरा प्रबंध किया और हजारों हजार तलवार बनाकर, भाला बनाकर उन्हें दिया। उनकी आजादी की लड़ाई समाज के बहुत सारे वर्गों ने मिलकर के उनके साथ लड़ा। ये भी एक सहयोग था, ये भी एक इतिहास का हिस्सा है। इन्होंने जो युद्ध पद्धति अपनाया था महाराणा प्रताप ने, उस युद्ध पद्धति को छापामार युद्ध नीति कहा जाता है। आप इस युद्ध नीति का नाम इतिहास में सुने होंगे, लेकिन यह बात आज आपको अचंभित करेगा कि छापामार युद्ध नीति महाराणा उदय सिंह द्वारा इजाद किया गया था। छापामार युद्ध नीति जंगलों में छुप करके एकाएक वार करने का एक तरीका होता था। इसमें और भी सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ हम युद्ध नीति पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम केवल महाराणा प्रताप पर बात करेंगे। तो ये छापामार युद्ध नीति जो है, इनके पिताजी ने इजाद किया था, जो बाद में कई बड़े योद्धाओं ने, कई बड़े सूरवीरों ने इस युद्ध पद्धति का अपनी लड़ाई, अपने अभियान में इस्तेमाल किया। इसमें क्या था, महाराणा प्रताप का जो छापामार युद्ध नीति था, इनके पिताजी स्वयं उसका इस्तेमाल किया, स्वयं। उसके बाद महाराणा प्रताप सिंह इस्तेमाल किए, उसके बाद में महाराणा राज सिंह इसका प्रयोग किए थे, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इसका प्रयोग किए थे। सोचिए ये कैसी चीज थी। हल्दी घाटी के बाद अकबर, मैंने बताया था कि 3 बार जंगल में आक्रमण किया। इतना विशाल क्षेत्र में जंगल था कि अकबर की सेना भूखे प्यासे उसमें मर गई, आधा से ज्यादा सेना मर गई। जैसे तैसे अकबर जान बचाकर भागता था उनको खोजने के लिए, महाराणा प्रताप को, लेकिन तीनों बार असफल हुआ। राणा के तरफ से लड़ने वालों में एकमात्र मुस्लिम योद्धा था जो महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उनका नाम था हकीम खां सूर। ये अफगानी थे। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि मुगल से पहले भारत में अफगान और तुर्कों का शासन था, वो भी मुस्लिम ही थे, जो पहली बार सल्तनत काल का। उसी सल्तनत काल का सूरवंश से जुड़ा हुआ अफगानी लोग हुमायूं को पराजित करके थोड़े दिन के लिए शेरशाह सूरी ने अपना राज्य स्थापित कर दिया था मुगल साम्राज्य में, लेकिन उसी के खानदान के लोगों को मार करके अकबर ने क्या किया, गद्दी स्थापित किया पुनः, लेकिन उसका वंश समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए महाराणा प्रताप से हकीम खां सूर ने जाकर मिल करके पूरी ईमानदारी से मुगलों के विरुद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इन्हें भी याद करना चाहिए, ये भी भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। ये शेरशाह सूरी के पोता थे। महाराणा प्रताप की निधन की यदि बात किया जाए तो 26 जनवरी 1597 को इनका निधन हो गया। इनके निधन की भी कहानी अद्भुत है। जो आदमी अपने पूरे जीवन में युद्ध करता रहा, कभी किसी से पराजित नहीं हो पाया, जिसकी लोहा बड़े से बड़े लोग माने, वह व्यक्ति की मौत आप सब सोच नहीं सकते हैं कि एक छोटी सी घटना से हो जाएगा। कहा जाता है कि वह शिकार के लिए अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसे टाइट कर रहे थे और उस पर तीर कमान लगाए हुए थे। उस प्रत्यंचा के टूटने से इनके जोर से चोट लगा, आंत में चोट लग गई और इनकी मृत्यु हो गई, एक छोटी सी घटना से इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप
भारत के महान योद्धाओं, महान से महान शासकों और योद्धाओं के रूप में जाने जाना चाहिए। आज के समय में महाराणा प्रताप की विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाएं, परंतु अपनी स्वाभिमान की रक्षा अवश्य करें। इनके वीरता के प्रभाव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी वीरता का प्रभाव क्या है? जब ये इनके निधन हुई थी तो पूरा मेवाड़ महीनों तक शोक में डूबा रहा। पूरा मेवाड़, बच्चा, बूढ़ा, महिला, युवा शोक में डूबा रहा। और इनकी शोक वहां तो थी ही, लेकिन पूरे भारत के अंदर एक कमी महसूस हो रहा था। ऐसा मानो कोई बहुत बड़ा चीज खो दिया। कहा जाता है कि इसके निधन पर अकबर भी रो पड़ा था। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, बस इसे महसूस किया जा सकता है, इसे शब्दों में नहीं बोला जा सकता है। अकबर भी रो पड़ा था। अगर आज के परिदृश्य में महाराणा प्रताप की महत्व को समझा जाए, उनके विचार, उनके पराक्रम को देखते हुए, तो आज दुनिया के 40 देशों के इतिहास में इन्हें पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत में क्या है, एक छोटी सी घटना के रूप में पढ़ाया जाता है। इजराइल के सेना में एक रेजिमेंट है जो महाराणा प्रताप रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इजराइल के बारे में तो पता ही है, दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है। अपनी सेना में पराक्रम और वीरता महाराणा प्रताप के समान दिखाने के लिए उसने महाराणा प्रताप के नाम पर अपनी सेना का एक रेजिमेंट का नाम रखा हुआ है। उसके बाद कई देशों में चौराहों पर उनका स्टैचू बना हुआ है। विदेशों में आप सर्च करके देख लेना, कुछ देशों के लिस्ट मिलेंगे आप। उसके बाद जब अंग्रेज थे, अभी देश को आजादी भी नहीं मिला था, उस समय 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में इनके ऊपर पहली मूवी बनाई गई, फिल्म बनाई गई, महाराणा प्रताप। सोचिए कितना प्रासंगिक है, जिसे आज इतिहास में जगह जो मिलना चाहिए उन्हें। 2013 में सोनी टीवी पर एक धारावाहिक भी बना है महाराणा प्रताप पर, जो शायद आप लोगों में से कुछ लोग देखे। और सबसे दुर्भाग्यशाली बात मैं अब बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बात। कई अंग्रेज अधिकारी जब भारत में थे तो उन्होंने भी महाराणा प्रताप पर रिसर्च किया था, और उन्होंने कुछ समय के लिए कुछ खास राजपूत राजवंशों का 1857 से पहले राजस्थान के लोगों को अपनी सेना में बहुत अधिक मात्रा में भरा। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद आप इतिहास पढ़िएगा, उसमें से सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया, और जो रखा गया वह उन लोगों को नहीं रखा जाता था जो सैन्य यानी कि उस प्रजाति से हो, उस खानदान से हो जो भविष्य में कभी वीरता और पराक्रम के लिए भारत के लिए लड़ा हो। अंग्रेजों ने अपने कई लेखों में इस बात का जिक्र किया। और मैं जब अभी बोला था कि मैं एक बहुत बड़ा ये बात आपको बताऊंगा, ये सुनकर आप अस्तबद्ध हो जाएंगे कि कांग्रेस के अभी तक, कांग्रेस इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने
अभी तक 14 बार महाराणा प्रताप को इतिहास के सिलेबस से हटाने का कुंठित प्रयास कर चुकी है। 14 बार, जिसमें से 6 से 7 बार राजस्थान की उसकी अपनी राज्य स्तरीय सरकार और 3 से 4 बार सेंट्रल गवर्नमेंट जब कांग्रेस थी। आरोप ये लगता है कि आपसी वैमनस्य को, चूंकि इन्होंने जो युद्ध किया है वह युद्ध कोई ये आज़ादी की लड़ाई नहीं मानता है। उस युद्ध को कहता है कि आंतरिक युद्ध था, जिसे इतिहास में अब पढ़ाने से एकता में कमी आ जाएगी। हमें महाराणा प्रताप के वीरता की कहानी नहीं पढ़नी चाहिए। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों के इस तरह की बात करने के बाद गर्दन उठाकर समाज को देखते कैसे हैं। और उससे भी घटिया कि राजस्थान के लोग, आज वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी है या उनके पूर्वज महाराणा प्रताप बड़े हैं, इस पर तय करने का समय है। तो आज हमने आपको महाराणा प्रताप के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट जानकारी दिया, जो बहुत सारी चीज़ों के विषय में आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लोगों तक इसको भेजिए ताकि और लोग जानें और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी फिर अगली बार हम आपको ऐसे ही महान विभूति और किसी घटना के विषय में आपको वृतांत रूप से, कहानी के माध्यम से, क्लास की बोर्ड और मार्कर के माध्यम से नहीं, कहानी के माध्यम से आपको हम फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित होते हैं। हमसे जुड़ने के लिए एकमात्र जरिया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।